ड्रामे की स्टार्टिंग में शुई अपने हस्बैंड का फोन तोड़ रही होती है और कहती है कि जब तुम मेरे कॉल और मैसेज का जवाब ही नहीं देते तो इसे रखने का क्या मतलब है। लेकिन फैंग उसे इग्नोर करके किसी और को पिकअप करने चला जाता है। एक्चुअली वो लड़की प्रेग्नेंट थी। शुई को विश्वास नहीं हो रहा होता है कि जिस आदमी के साथ उसने 5 साल बिताए थे वो किसी और के एक कॉल पर तुरंत वहां पहुंच गया था। वो कहती है कि आखिर क्यों, जिस दिन मैंने अपने बच्चे को खो दिया उसी दिन मुझे ये सब देखना पड़ा। फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि कार के ब्रेक फेल होने की वजह से उसका एक्सीडेंट हो जाता है और उसकी बॉडी से ब्लड निकलने लगता है। वो बार बार अपने हस्बैंड को कॉल करती है लेकिन उसका हस्बैंड एक भी कॉल नहीं उठाता। हॉस्पिटल में डॉक्टर शोई को बताते हैं कि उसका 4 महीने का बच्चा बचाया नहीं जा सका। सबसे दुख की बात तो ये थी कि उस वक्त भी उसका हस्बैंड उसके आसपास मौजूद नहीं था। शोई को एहसास होता है कि उसकी शादी अब सिर्फ नाम की रह गई है। प्रेजेंट में उसे 5 साल पुरानी एक बात याद आती है। उसकी शादी के दिन जू ने उससे कहा था कि मुझसे लिख कर ले लो, तुम्हारी शादी 5 साल के अंदर ही टूट जाएगी, तब तुम मेरे पास आ जाना। लेकिन उस वक्त शोई ने उस बात को सीरियसली नहीं लिया था। वो जू से कहती है कि 1 महीने में मेरा डिवोर्स हो जाएगा, पर मुझे प्यार व्यार नहीं चाहिए, मुझे बस एक लड़की का साथ चाहिए। घर आकर शुई अपने खोए हुए बच्चे का दर्द नहीं भूल पा रही थी। तभी फैंग उससे कहता है कि वैन का बच्चा मर गया। शुई कहती है कि अच्छा हुआ, जब मेरा बच्चा नहीं रहा तो उसका बच्चा क्यों जिंदा रहना चाहिए। लेकिन फैंग उसकी कोई बात सुनता ही नहीं। शुई को समझ आ चुका था कि अब उसकी दुनिया में उसकी कोई जगह नहीं रही। जो नाइफ कभी फैंग ने उसे दिया था वो उसी से उसे मार देती है। इसके बाद हॉस्पिटल में एडमिट होने के बाद भी फैंग टाइम पर वैन को रिप्लाई देता है। शुई सोचती है तो ये टाइम पर रिप्लाई भी कर सकता है, बस मुझे कभी इसका टाइम पर कोई रिप्लाई नहीं आया। इतनी बड़ी इंटरनेशनल मीटिंग भी इसने वैन के लिए साइड कर दी और वो फैंग से कहती है कि मुझे डिवोर्स चाहिए। फैंग कहता है कि वैन का बच्चा मेरा नहीं था, मेरे और उसके बीच कुछ भी गलत नहीं हुआ, लेकिन मैं उसका ख्याल रखूंगा और तुम उसके साथ कुछ भी करने की सोचना भी मत। शुई कहती है कि तुमने उसे ही क्यों चूज किया। तब फैंग उसे फोटो दिखाकर कहता है कि इसलिए चूज किया था और वो डिवोर्स पेपर पे साइन कर देता है। उसे लगता है कि ये सिर्फ शुई का ड्रामा है, वो उसे छोड़कर कभी नहीं जाएगी। फिर वो शुई से सिर्फ इतना कहता है कि जो प्रॉपर्टी पहले तुम्हें पसंद थी मैंने वो वैन के नाम कर दी है। शुई कहती है कि जब मैं प्रेग्नेंट थी तब मैंने खुद उसे चूज किया था, मैं उसे अपने बच्चे के लिए पहला गिफ्ट बनाना चाहती थी। लेकिन फैंग उसे कोई भी जवाब नहीं देता। इसके बाद शुई फोटो देखकर सोचती है कि फैंग की पहली मोहब्बत और वैन कितने मिलते जुलते लगते हैं। ये वही लड़की है जिससे फैंग सच में शादी करना चाहता था। 5 साल पहले फैंग की कंपनी मुश्किल में थी। मेरे डैड जानते थे कि मैं उसे पसंद करती हूँ। वो फैंग से कहते हैं कि मैं तुम्हारी कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर सकता हूँ, लेकिन तुमको मेरी बेटी से शादी करनी पड़ेगी। फैंग कहता है कि नहीं, मैं शुई की स्टेप सिस्टर की बेटी टैंग से शादी करूंगा क्योंकि मैं उसका एहसानमंद हूँ। तब शुई के डैड को लगता है कि स्टेप डॉटर के लिए इतना बड़ा रिस्क लेना बेकार है, इसलिए उन्होंने इन्वेस्टमेंट और शादी के बाद वही खत्म कर दी। लेकिन फैंग लू फैमिली को बचाना चाहता था, इसलिए उसने अलग से शुई से कांटेक्ट किया और उसकी शादी की बात मान ली। सुई कहती है कि मुझे लगा था कि उसका दिल बदल गया है, शायद अब उसके दिल में मेरी फीलिंग्स हैं। मैं सुंदर थी, मुझे लगा कि एक दिन वो मुझसे प्यार कर ही लेगा। जैसे ही हम शादी के दिन रिंग एक्सचेंज करने वाले थे कोई दौड़ते हुए आया और उसने कहा कि टैंग ने सुसाइड कर लिया है। तब हनीमून भी कैंसिल हो गया और सब कुछ उलटपलट हो गया। शुरू में वो मैसेज का रिप्लाई नहीं करता था, कहता था कि उसे आदत नहीं है। फिर 6 महीने बाद लू फैमिली फिर से टॉप पर आ गई। उसने मेरे कॉल भी उठाना बंद कर दिए। मैं अपनी हर खुशी और दर्द उसे शेयर करती थी, लेकिन सामने से कुछ भी नहीं मिलता था। फिर एक दिन जब वो वापस आया तो शुरू से रोते हुए कहती है कि तुम मेरे मैसेज और कॉल का जवाब क्यों नहीं देते, आखिर मैंने ऐसा किया क्या है। फैंग कहता है कि तुम्हारी वजह से मैं टैंग को बचा नहीं पाया। टैंग ने मरने से पहले मुझे मैसेज भेजा था, तब तुम मुझे बार बार अपनी वेडिंग ड्रेस दिखा रही थी और उसी चक्कर में मैं उसे बचाने का आखिरी मौका भी खो बैठा। मुझे रिग्रेट है कि मैं उस शादी में गया और तुमसे तो मैं उससे भी ज्यादा नफरत करता हूँ। उसके बाद से ही फैंग ने ऐसी लड़की ढूंढ ली जो उसकी यादों और गिल्ट का सहारा बन सके। शुई सोचती है कि मैं क्या से क्या बन गई। इन 5 सालों में मैं बस उसके पीछे भागती रही, जितना वो मुझे इग्नोर करता था उतने ही ज्यादा मैं उसे मैसेज भेजती थी, बस उसके एक रिप्लाई के लिए तरसती रही। लेकिन बस अब और नहीं, कल मेरी मॉम की डेथ एनिवर्सरी है। वो हमेशा कहती थी कि मुझे सर ऊंचा करके इज्जत के साथ
रहना चाहिए। मैं नहीं चाहती कि वो वहाँ से मेरी फ़िक्र करे। अब मैं खुद को और नीचे नहीं गिराऊँगी। इसके बाद शुई के डैड कहते हैं कि क्या हुआ? तुम्हारा वो हस्बैंड फिर नहीं आया? क्या वो 1 घंटे का भी टाइम नहीं निकाल सकता? शुई कहती है कि हम डिवोर्स लेने वाले हैं, इसलिए उसका आना या ना आना कोई मतलब नहीं रखता। उसके डैड कहते हैं कि ठीक है, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। तभी वहाँ फैंग की मॉम आकर कहती है कि जरा अपनी बेटी को देखो, मेरे बेटे को हॉस्पिटल पहुंचाकर खुद उसकी देखभाल भी नहीं कर रही है। ऐसी भी कोई बीवी होती है क्या? शुई फैंग से कहती है कि तुम्हारे पेरेंट मेरे घर आकर तमाशा कर रहे हैं। आज मेरी मॉम की डेथ एनिवर्सरी है, उन्हें अभी के अभी यहाँ से ले जाओ। फैंग कहता है कि मैं अभी हॉस्पिटल से नहीं निकल सकता क्योंकि वो वैन के साथ होता है। फैंग की मॉम कहती है कि तुम्हें क्या लगता है ये तुम्हारी साइड लेगा? सपने देखना बंद करो। तब शुई कहती है कि मैं पहले तुम्हारी बकवास सिर्फ फैंग की वजह से बर्दाश्त करती थी, लेकिन अब मुझे उसकी भी परवाह नहीं है। और वो फैंग के घर डंडा लेकर आ जाती है और सारे सामानों को तोड़ने लगती है। फैंग की मॉम कहती है कि तुम ये सब क्या कर रही हो? क्या तुम पागल हो गई हो? मेरा नेकलेस तोड़ दिया, ये तो मुझे फैंग के डैड ने गिफ्ट किया था। और मेरी लाखों की वॉच भी तोड़ दी जो मैंने इटली से स्पेशली मंगवाई थी। तभी फैंग वहाँ आ जाता है। शुई कहती है कि वहाँ कितनी जल्दी आ गए। तब वैन उससे कहती है कि सॉरी, मेरी वजह से फैंग का टाइम वेस्ट हो गया। उनका तुम्हें कोई इग्नोर करने का इरादा नहीं था और वो जानबूझकर गिर जाती है। तब फैंग उसे धक्का देकर बोलता है कि तुम वैन को बुली क्यों कर रही हो? फैंग की मॉम बोलती है कि हमारे फैंग के लिए वैन जैसी सीधी सादी लड़की परफेक्ट है। शुई कहती है कि हाँ, तुम्हारे घर को तो फुट मसाज करने वाली ही बहुत सूट करती है। ऐसा बोल के वो बेहोश हो जाती है। फैंग बोलता है कि तुम्हें क्या हुआ? जल्दी से कोई डॉक्टर को बुलाओ। हॉस्पिटल में डॉक्टर से कहते हैं कि डरने की जरूरत नहीं, बस इन्हें आराम करने की जरूरत है। फैंग कहता है कि लेकिन इसे इतनी ब्लीडिंग क्यों हुई? शुई कहती है कि डॉक्टर से पूछने की जरूरत नहीं, मुझे अपनी बॉडी के बारे में सब कुछ पता है। फैंग कहता है कि मैंने घर के शेफ से तुम्हारे लिए सूप बनवाया है। शुई कहती है कि मुझे ये सूप पसंद नहीं है, तुम्हारा शेफ 5 साल से घर में है और फिर भी मेरी पसंद नहीं जानता। फैंग कहता है तो तुम क्या खाओगी? मैं शेफ से वही बनवा देता हूँ। शुई कहती है कि कुछ नहीं, बस यहाँ से चले जाओ। लेकिन फैंग उसके हाथ साफ करने लगता है। शुई सोचती है कि पहले मैं उसकी एक नजर के लिए रोती थी और वो मुझे देखता तक भी नहीं था, और अब मैं जब चाहती हूँ कि वो मेरी नजर से दूर हो जाए तो लगता है कि जैसे उसे कुछ सुनाई ही नहीं देता। तभी वैन उसे कॉल करती है। वो शुई से कहता है कि वैन अभी डिलीवरी के बाद रिकवरी में है, मैं उसे देखकर आता हूँ। शुई सोचती है कि तुम्हारी प्रायोरिटी कभी मैं थी ही नहीं, जो थोड़ी सी भी बची थी आज मैं उसे भी छोड़ देती हूँ। इसके बाद फैंग शुई से कहता है कि मैंने 3 दिन की छुट्टी ली है, चलो कहीं घूमने चलते हैं। शुई सोचती है कि इतने सालों में ये कभी मेरे साथ नहीं गया। मैं पूरे टाइम प्लान बनाती रहती थी और ये हर बार काम का बहाना बना देता था। फिर वो उससे कहती है कि चलो हम रिजॉर्ट चलते हैं, इसे मेरा लास्ट फेयरवेल समझ लो। रास्ते में वैन फैंग से कहती है कि मेरा पैर मुड़ गया है, जल्दी से आ जाओ। शुई सोचती है कि वैन का पैर थोड़ा सा क्या मुड़ गया और ये इतना परेशान हो गया और मैं इतने सालों तक तेज बुखार अकेले झेलती रही। मेरा एक्सीडेंट हो गया, शायद मैं इतनी स्ट्रॉन्ग हूँ कि बिना किसी के सहारे सब सह लेती हूँ। इसके बाद फैंग वैन को लेने आ जाता है। शुई से कहती है कि ये शॉल किसने चूज किया था? वैन कहती है कि जो शॉल आपने पहन रखी है वो मुझे पसंद नहीं आई थी, उस दिन सिर्फ 2 ही शॉल बची थी, इसलिए मैंने ये वाला शॉल ले लिया। शुई कहती है कि मैं क्या कोई कचरे का डिब्बा हूँ जो उसकी रिजेक्ट की हुई चीजें मुझे दे देते हो? फैंग कहता है कि हर बात को इतना बड़ा इशू क्यों बना देती हो, इसलिए तुम कभी खुश नहीं रहती। फिर इसके बाद लंच की बात होती है। फैंग बिना सोचे वैन की पसंद का खाना याद कर लेता है कि उसे कौन सी डिश पसंद है और क्या पीना पसंद है, सब कुछ उसे याद रहता है। शुई कहती है कि तुम दोनों सीधा होटल जाकर रूम बुक क्यों नहीं कर लेते, मेरी गाड़ी में ऐसी बातें मत करो। फैंग कहता है कि इतनी घटिया सोच मत रखो, वैन तो मेरी बहन जैसी है। शुई कहती है कि ठीक है, मेरा फ्रेंच फूड खाने का मन है। फैंग कहता है कि वैन को फ्रेंच फूड सूट नहीं करता, मैं उसके साथ दूसरा फूड खा लेता हूँ, बाद में मैं तुम्हें लेने आ जाऊंगा। लेकिन शुई उसके आने का इंतजार नहीं करती और सीधा रिजॉर्ट पहुंच जाती है। फैंग कहता है कि तुम यहाँ कब आई? कल पूरी रात मैं तुम्हारा इंतजार करता रहा। शुई कहती है कि बकवास मत करो, मुझे सब पता है कि कल तुम 5-6 घंटे गाड़ी में घूम रहे थे। फिर वैन उससे कहती है कि तुम कितनी बोरिंग हो, चाहे तुम जितनी भी कोशिश क्यों ना कर लो, फैंग का दिल सिर्फ मुझ में ही बसता है। शुई कहती है कि इतने सालों से साथ रहने के बाद भी तुम्हें कुछ समझ नहीं आया, तुम बस किसी और की जगह रह रही हो। तब गुस्से में वैन उसे पानी
पानी में धक्का दे देती है और कहती है कि सुना है तुम्हें स्विमिंग करनी नहीं आती, शायद इस बार तुमको सीख जाओगी। लेकिन तभी फैंग उसे बचाने के लिए पानी में कूद जाता है। वैन भी नाटक करती है कि मुझे तैरना नहीं आता। तब फैंग शुई को छोड़कर वैन को बचाने चला जाता है। जब शुई को होश आता है तो वो सेक्रेटरी को अपने पास देखती है क्योंकि सेक्रेटरी ने उसे बचाया था। फैंग कहता है कि अब तुम मेरे साथ चलो। शुई कहती है कि वैन को पता था कि मुझे स्विमिंग करनी नहीं आती, फिर भी उसने मुझे पूल में धक्का देकर मारने की कोशिश की थी। उसे अरेस्ट करवाओ तभी मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। फैंग कहता है कि वो तो सिर्फ तुमसे बात करना चाहती थी, गलती से तुमसे टकरा गई। शुई कहती है कि बस मुझे नहीं सुनना, तुम मुझसे दूर रहो। इसके बाद वैन शुई से कहती है कि टैंग कौन थी। जब फैंग ने मुझे बचाया तो बार बार टैंग का नाम ले रहा था। शुई कहती है कि वो उसकी पहली मोहब्बत है जिसने अपनी जान दे दी थी। वैन कहती है तो मैं उसकी रिप्लेसमेंट थी, तो क्या हुआ, जो मर चुका है वो जिंदा इंसान से कंप्लीट नहीं कर सकता। कम से कम मेरे पास एक चीज तो है जिससे मैं जीत सकती हूँ, लेकिन तुम्हारे पास तो कुछ भी नहीं है। वैसे ये वो जो फैंग हमेशा पहनता है, क्या ये टैंग ने गिफ्ट की थी। सुई सोचती है कि मैं उसके लिए कितनी सारी वॉचेस खरीद कर लाई थी, लेकिन 5 सालों तक उसने इस सस्ती सी वॉच कभी नहीं उतारी। तब वैन नाटक कहती है कि तुम फैंग की फेवरेट वॉच से मुझे ब्लैकमेल क्यों कर रही हो, प्लीज उसे मत फेंको, और वो उसे सड़क पर फेंक देती है। तब फैंग उसे उठाने के चक्कर में रोड पर आ जाता है और उसका एक्सीडेंट हो जाता है। शुई वैन से कहती है क्या तुम पागल हो, अगर उसे कुछ हो गया तो मैं देखती हूँ कि तुम उसके पैसों का मजा कैसे लेती हो। उधर हॉस्पिटल में डॉक्टर से बताते हैं कि फैंग की चेस्ट की हड्डी टूट गई थी और वो 2 दिन से कोमा में था। अब उसे होश आ गया है, लेकिन उसे लंबे समय तक इलाज करवाना पड़ेगा। फिर शुई उसके वार्ड में जाती है तो फैंग उसी को ब्लेम करने लगता है कि तुमने ही वो वॉच तोड़ी थी ना। शुई कहती है कि मुझ पर इल्जाम लगाने से पहले सबूत लेकर आओ, सिर्फ गुस्से में आकर कुछ भी बोल देने से सच नहीं बदल जाता। तब फैंग उसकी मॉम का ब्रेसलेट लेकर वहीं तोड़ देता है जो उसकी मर चुकी मॉम की आखिरी निशानी थी। शुई कहती है कि मेरी सबसे बड़ी गलती थी कि मैंने तुमसे शादी की, और उससे भी बड़ी गलती थी कि कुछ दिन पहले मैंने हर जगह से डॉक्टर और एक्सपर्ट बुलाए सिर्फ इसलिए ताकि तुम्हारी जान बच सके। कितनी बेवकूफ थी मैं। फिर उनके डिवोर्स का कूलिंग ऑफ पीरियड भी खत्म हो जाता है। फैंग कहता है कि तुम डिवोर्स का नाम लेकर मुझे वापस पाना चाहती हो ना, दोबारा साथ आने का तो सवाल ही नहीं उठता। अब तुम खुद ही डिसाइड करो कि तुम ये रिश्ता बचाना चाहती हो या नहीं। इसके बाद शुई जू को लेकर घर पर आ जाती है और मैट को ऑर्डर देती है कि फैंग का सारा सामान जैसे का तैसा उसके मॉम डैड के घर पर पहुंचा दो। फिर वो जू को रूम में ले जाकर उसके साथ रोमांस करने लगती है। जू कहता है कि जल्दी करने की जरूरत नहीं, सबसे पहले तुम्हें आराम करना चाहिए और पूरी नींद लेनी चाहिए। इसी बीच फैंग भी घर पर पहुंच जाता है जहाँ शू और शुई साथ में सो रहे थे। वो चिल्लाता है कि ये सब क्या हो रहा है। शुई उसे याद दिलाती है कि हमारा डिवोर्स हो चुका है, अब मैं किसी के साथ भी रहूं या किसी के साथ भी सो जाऊं उससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं। फैंग कहता है कि पहले मुझे डिवोर्स सर्टिफिकेट दिखाओ फिर ये सब बातें करना। तब शुई डिवोर्स सर्टिफिकेट उसके मुंह पे मार देती है। फैंग कहता है तो तुमने डिवोर्स से पहले ही नया आदमी ढूंढ लिया था, जिस तरह से तुम कभी मेरे पीछे पड़ी रहती थी अब उसी तरह किसी और के पीछे पड़ी हुई हो। शुई कहती है कि तुम्हें इस मामले में बोलने का कोई हक नहीं है। तब फैंग मैट से कहता है कि मेरा सारा सामान कहाँ गया। मैट बताती है कि शुई के ऑर्डर पर आपका सारा सामान पैक करके आपके मॉम डैड के घर पर भेज दिया है। बाद में फैंग जो पर ताना मारते हुए कहता है कि कुछ लोगों को तो दूसरों की छोड़ी हुई चीजों को इकट्ठा करने का बड़ा शौक होता है। जो कहता है कि असली खजाना उसी को मिलता है जो उसकी कदर करना जानता हो। तब फैंग शुई पर इल्जाम लगाकर कहता है कि डिवोर्स के कुछ ही दिन बाद तुम किसी और आदमी को साथ लेकर घूम रही हो, इससे मेरी रेपुटेशन खराब हो रही है। शुई कहती है कि जिस आदमी ने अपनी इज्जत खुद गवा दी हो उसकी रेपुटेशन की चिंता करना मेरा काम नहीं है। मेरे पास जो आदमी खड़ा है उन लोगों से तो कहीं बेहतर है जो जिंदा लोगों को इग्नोर करके किसी परछाई और गुजर चुके प्यार के पीछे भागते रहते हैं। फिर इसके बाद शुई अपने दोस्त के साथ होती है। रास्ते में उसकी नजर एक लड़की पर पड़ती है जो दूर से वैन सी दिख रही थी। जब शुई उसके पास आती है तो वो लड़की टैंग रहती है। घर पर वैन शुई से कहती है कि कुछ दिन बाद मेरा बर्थडे आने वाला है और फैंग ने स्पेशली मेरे लिए बहुत बड़ी पार्टी अरेंज की है, तुम्हें उसमें आना होगा। शुई कहती है कि मैं ना सिर्फ आऊंगी बल्कि एक खास गिफ्ट भी लेकर आऊंगी, ऐसा गिफ्ट जो तुम और फैंग कभी भूल नहीं पाओगे। फिर पार्टी शुरू
होती है। फैंग शुई से कहता है कि तुम्हारा पार्टनर साथ में क्यों नहीं आया, क्या वो तुम्हारा ख्याल नहीं रखता। तब शुई उसकी बात को इग्नोर कर देती है। फिर सब लोग वैन को बर्थडे विश करते हैं। वैन स्टेज पर खड़ी होकर फैंग का शुक्रिया अदा करती है। तभी वेटर शुई की ड्रेस पर वाइन गिरा देता है। फैंग बोलता है कि मैं तुम्हारे लिए ड्रेस मंगवा देता हूँ। शुई कहती है कि मुझे तुम्हारे कपड़ों की जरूरत नहीं है, जब जू यहाँ आएगा तो सब ले आएगा। वैन कहती है कि तुमने फैंग की सबसे प्यारी वॉच तोड़ दी थी, फिर भी तुम में शर्म नाम की कोई चीज नहीं बची। तब शुई उसे थप्पड़ मारकर बोलती है कि मैं तो बस तुम्हें थोड़ा और एंजॉय करने का मौका दे रही थी, पर लगता है कि तुम्हें इसकी कदर नहीं। और वो वहाँ टैंक को बुला लेती है। फैंग खुश होकर उसके पास जाने लगता है। तब वो उसे डरने लगती है। फैंग कहता है कि इसे क्या हुआ। शुई कहती है कि मुझे ये सड़क पर अचानक मिली थी। इसने बताया कि समुद्र में कूदकर इसने अपनी जान दे दी थी, लेकिन ये बच गई। फिर कुछ लोगों ने इसे उठाकर पहाड़ों में बेच दिया था। इसने बहुत दर्द झेला है और ये अभी अभी वहाँ से निकली है, इसलिए इसकी याददाश्त भी चली गई। और वो टैंक से कहती है कि मैं तुम्हारी दोस्त हूँ और ये तुम्हारा फियांस है। तब फैंग कहता है कि इतने सालों में तुमने बहुत कुछ सहा होगा, लेकिन कोई बात नहीं, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। और वो वैन को इग्नोर करके उसे ले जाता है। तब गुस्से में वैन सारे गिफ्ट गिरा देती है। शुई की फ्रेंड उससे कहती है कि तुम सच में बहुत बड़ी बेवकूफ हो। उस टैंक ने पहले तुम्हारी शादी में इतनी प्रॉब्लम खड़ी कर दी थी और अब तुमने खुद उसे वापस लाकर फैंग के सामने खड़ा कर दिया। शुई कहती है कि वैन को उसकी वजह से परेशान देखकर मुझे काफी मजा आ रहा है। तब टैंक वैन को मार देती है। वैन कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की। टैंक बोलती है कि तुम मुझे बार बार नीचा दिखाओगी तो मैं क्या चुप रहूंगी। वैन कहती है कि मैं पूरे 1 साल फैंग के साथ रही हूँ, उसकी बीवी भी मेरी बराबरी नहीं कर पाई, तुम होती कौन हो मुझे चैलेंज करने वाली। तभी फैंग आकर वैन को धक्का दे देता है। वैन कहती है कि मुझे भी चोट लगी है, पहले उसने मेरे सिर पर बोतल मारी थी, लेकिन फैंग उसकी कोई बात नहीं सुनता। शुई की फ्रेंड उससे कहती है कि तुमने तो कहा था कि टैंक की याददाश्त चली गई है, लेकिन उसे देखकर ऐसा लगता तो नहीं। शुई कहती है कि मुझे भी लगता है कि वो झूठ बोल रही है, इसलिए मैंने कुछ आदमियों को उसकी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए भेजा है। इसके बाद फैंग शुई को डिनर की ट्रीट देता है टैंक को वापस लाने के लिए। शुई उससे कहती है कि वैसे तुम लोग शादी कब करने वाले हो, टैंक अब वापस आ गई है तो तुम इतना क्यों सोच रहे हो। तब फैंग बहाना बनाता है कि मैं वॉशरूम जाकर आता हूँ। तब टैंक कहती है कि मैं किसी से शादी नहीं करूंगी, जो मुझसे शादी करेगा उसके लिए मैं सिर्फ एक बोझ बन जाऊंगी। फैंग जैसा अच्छा इंसान उसके साथ तो कोई अच्छी लड़की होनी चाहिए। फैंग सोचता है कि अगर 5 साल पहले मैंने उसके मैसेज का जवाब दे दिया होता तो टैंक के साथ ये सब कभी नहीं होता। और टैंक से कहता है कि शुई एकदम सही कह रही है, 5 साल पहले मैं जिससे शादी करना चाहता था वो तुम ही थी और आज भी मेरी सोच बिल्कुल भी नहीं बदली। वो बताता है कि जब मैं 2 साल का था तब एक नैनी मुझे ले गई थी, फिर मुझे बेच दिया गया था। मेरे अडॉप्टेड पेरेंट भी मुझसे प्यार नहीं करते थे, इसलिए मैं स्कूल के बाद घर से भाग गया था और शहर के बदमाश लड़कों के साथ घूमने लगा। एक बार गुंडे मुझे घेर कर मारने लगे, तभी एक लड़की चिल्लाई कि पुलिस आ गई है, जिससे वो गुंडे वहाँ से भाग गए। बेहोशी की वजह से फैंग उस लड़की का चेहरा नहीं देख पाता। जब उसे होश आता है तो टाइम उसके सामने होती है। प्रेजेंट में उससे कहता है कि जब तुम लौट आई हो तो हम शादी कर लेंगे, लेकिन अंदर ही अंदर वो सोचता है कि क्यों मैं उतना खुश नहीं हूँ जितना मैंने सोचा था। इसके बाद टैंग शुई के डैड से कहती है कि मेरी मेमोरी वापस आ गई है, मैं आपका शुक्रिया अदा करने आई हूँ। अगर उस वक्त आप मेरी मदद न करते तो मेरी मॉम मुझे यहाँ लेकर नहीं आती। इस घर में आने के बाद मैंने हमेशा आपकी अच्छी बेटी बनने की कोशिश की है, कभी शुई के साथ किसी भी चीज के लिए कंपटीशन नहीं किया, लड़कों के मामले में भी नहीं। उस शादी के वक्त मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी वजह से 3 लोगों की जिंदगी हर्ट हो जाएगी, और अब देखो ना सब कुछ फिर से वहीं आकर खड़ा हो गया है। लेकिन फैंग के साथ जो इंसान होना चाहिए वो सिर्फ मैं हूँ, आपकी बेटी नहीं। तब शुई कहती है कि यहाँ से निकल जाओ और अपने डैड से कहती है कि आप टेंशन मत लीजिए, मैं इन दोनों को ऐसे नहीं छोड़ूंगी। फिर हमें फैंग और टैंग की वेडिंग दिखाते हैं। शुई उनसे कहती है कि आज मैं तुम दोनों को एक बड़ा सरप्राइज देने वाली हूँ, सब लोग प्लीज स्क्रीन की तरफ देखिए। टैंग 5 साल से गांव में छुपकर रह रही थी ताकि कोई उसे ढूंढ न सके। टैंग कहती है कि शुई की शादी होने वाली है ना, मैं देखना चाहती हूँ कि एक जान के जाने के बाद ये शादी कैसे होती है। फैंग एक लॉयल इंसान है, मैंने एक बार उसकी जान बचाई थी, मेरे जाने के बाद वो मुझे कहीं भूल नहीं पाएगा, बल्कि वो और ज्यादा गिल्टी फील करेगा और शुई भी उससे और दूर होती जाएगी। तब फैंग उससे कहता है तो तुमने अपनी फेक सुसाइड का ड्रामा किया था और मुझे 5
सालों तक गिल्ट में जीने दिया। बहुत मजा आया होगा ना तुम्हें मुझे और शुई को एक दूसरे को हर्ट करते हुए देखकर। टैंग कहती है कि मैंने ये सब तुम्हारे लिए किया था, मैं बस चाहती थी कि हम दोनों साथ रहें। फैंग कहता है कि मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि लू फैमिली के फ्यूचर के लिए मैं शुई से शादी करना चाहता हूँ। उस दिन ही हमारा रिश्ता खत्म हो गया था। टैंग कहती है लेकिन तुम मुझसे प्यार तो करते थे। फैंग बोलता है कि मुझे कभी तुमसे प्यार था ही नहीं, हो सकता है कि बस थोड़ा सा अट्रैक्शन हो। अगर सच में मुझे तुमसे प्यार होता तो मैं सिर्फ तुम्हें ही चुनता, ना कि की फैमिली के इन्वेस्टमेंट के लिए शुई से शादी करता। और वो शुई से कहता है कि तुमने आज का ही दिन जानबूझकर चूज किया है ना, तुम्हें टैंक की फेक डेथ वाली सच्चाई पहले से ही पता थी ना। शुई कहती है कि हाँ, ये सब करने के बाद ही मुझे आज सुकून मिला है। इसके बाद टैंक सेक्रेटरी से कहता है कि जो कुछ भी मैंने टैंक और उसकी मॉम को दिया था सब कुछ वापस ले लो। सेक्रेटरी कहता है कि 5 साल पहले जो घर आपने टैंक की मॉम को दिया था क्या वो भी लेना है। तब फैंग कहता है कि नहीं, उसे छोड़ दो। एक्चुअली फैंग हर हफ्ते उसकी मॉम से मिलने जाता था। उसे लगता था कि जैसे वो उसका ही बेटा हो। आज जब वो उसकी मॉम से मिलने जाता है तो उसकी मॉम टैंक से कहती है कि तुमने अपनी मौत का ड्रामा क्यों किया था। 5 साल तक तुमने अपनी माँ तक को भी सच नहीं बताया। पता है मैं कितना रोई थी और फैंग तो कितना टूट गया था। टैंक कहती है कि बस करो, इतना मत सुनाओ मुझे। क्या आपको बस ये डर लग रहा है कि सच बाहर आ जाएगा और हमारी ऐश वाली जिंदगी खत्म हो जाएगी? तो टेंशन मत लो, एक वक्त था जब मैंने फैंग की जान बचाई थी, इसलिए वो हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ेगा। वो शुई अभी खुद को विनर समझ रही होगी। असल में उस दिन फैंग को बचाने वाली मैं नहीं थी बल्कि वो शुई थी, लेकिन फैंग को हमेशा लगता था कि वो मैं ही हूँ। पर ये राज कभी किसी को पता नहीं चलेगा। फैंग सोचता है तो सच में मुझे बचाने वाली शुई थी। तभी टैंग गेट खोल देती है। फैंग उससे कहता है कि तुम हार चुकी हो और सेक्रेटरी से बोलता है कि सब कुछ वापस ले लो। टैंग के पास कुछ भी नहीं बचना चाहिए। इसके बाद फैंग गिफ्ट लेकर शुई के पास आ जाता है। वो कहता है कि बहुत साल पहले एक छोटे से टाउन में तुमने एक लड़के की जान बचाई थी। वो लड़का मैं ही था। उस रात बहुत तेज बारिश हो रही थी और एक गली में तुम चिल्लाई थी कि पुलिस आ गई है। फिर तुम मुझे अपनी पीठ पर उठाकर ले गई थी। आज जाकर मुझे पता चला है कि वो तुम थी। इतने सालों तक टैंक ने मुझसे झूठ बोला कि उसने मेरी जान बचाई थी, इसी वजह से मैं उसका ख्याल रखता था। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। क्या तुम मुझे एक और मौका दे सकती हो? आज हमारी एनिवर्सरी पर मैंने तुम्हारे लिए रेस्टोरेंट भी बुक किया है। शुई कहती है कि अब हम दोनों का रिलेशनशिप नहीं है तो एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने का कोई मतलब नहीं बनता। फैंग कहता है कि ये गिफ्ट मैं तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ। शुई कहती है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए और वो वहाँ से चली जाती है। फिर वो जू को उसके डैड से मिलवाती है। उसके डैड उसके साथ चेस खेलने लगते हैं और अपनी बेटी से कहते हैं कि लड़का काफी समझदार है, इसका गेम भी बिल्कुल बैलेंस है। तब शुई कहती है कि हम दोनों अभी कपल भी नहीं हैं, आपने बस हमें खाना खाते हुए देख लिया था, उसके बाद से ही आप उससे मिलने की जिद करने लगे। तब उसके डैड कहते हैं तो आज रात तुम मेरे साथ चलो, आखिर में मेरा बिजनेस भी तुम्हें संभालना है। जब वो वहाँ जाती है तो वहाँ फैंग बैठा रहता है। वो घुटनों पर बैठकर उससे उसके डैड से माफी मांगने लगता है। वो कहता है कि मैं गलत समझता रहा कि मुझे बचाने वाली टैंक थी, इसलिए मैं उसके एहसान के नीचे दबा रहा। मुझे लगा कि वो मेरी वजह से मर गई और मैंने अपना सारा दर्द शुई पर निकाल दिया। आज जाकर मुझे समझ आया कि मेरी जान बचाने वाली असल में शुई थी। ऐसा ही करते करते रात से सुबह हो जाती है। शुई के डैड कहते हैं कि तुम्हारी अपॉलॉजी मैंने सुन ली है, अब तुम उठ जाओ, लेकिन शुई के डिसीजन मैं नहीं ले सकता। शुई कहती है कि तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं, हम दोनों फिर से साथ नहीं आ सकते। इसके बाद शुई के डैड को किडनी फेलियर की प्रॉब्लम हो जाती है। उनके ट्रीटमेंट के लिए उन्हें किडनी ट्रांसप्लांट की जरूरत होती है, लेकिन उन्हें कोई भी डोनर नहीं मिल रहा होता। शुई का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। तभी डॉक्टर उससे कहते हैं कि हमें एक डोनर मिल गया है। शुई कहती है क्या आप मुझे उस डोनर का नाम बता सकते हैं, मैं उसे पर्सनली थैंक यू करना चाहती हूँ। डॉक्टर कहते हैं कि डोनर अपना नाम नहीं बताना चाहता, हम उसकी आइडेंटिटी शेयर नहीं कर सकते। इसके बाद शुई की डैड की सर्जरी सक्सेसफुल हो जाती है। तभी फैंग की मॉम शुई पर चिल्लाती है कि मेरा बेटा मरते मरते बचा है, पिछली बार गाड़ी के नीचे आते आते बचा था और आज तुम्हारी वजह से अपनी एक किडनी भी खो बैठा है। शुई कहती है तो मतलब मेरे डैड को किडनी उसने दी थी,
उसकी मॉम कहती है, तो और क्या, तुम्हें क्या लगता है कि इतनी बड़ी बात यूं ही हो जाएगी? उसने मुझसे छुपकर मैचिंग टेस्ट करवाया था। अगर आगे चलकर उसकी हेल्थ में कोई प्रॉब्लम हुई ना तो मैं तुम्हें देख लूंगी। जो कहता है कि मिस्टर लू ने अपनी मर्जी से किडनी डोनेट की है, किसी ने उन्हें फोर्स नहीं किया था। लेकिन आप यहाँ आकर मरीज की फैमिली को गालियाँ दे रही हैं। क्या आप चाहती हैं कि सब लोग देखें कि आपकी फैमिली सही गलत में फर्क भी नहीं कर पाती? इसके बाद शुई फैंग से मिलने आती है। फैंग उससे कहता है कि मेरी मॉम ने तुम्हें फिर से परेशान किया। सॉरी, मेरा इरादा नहीं था तुम्हें सब कुछ पता चले। शुई कहती है कि ये सब करने की तुम्हें जरूरत नहीं थी, फिर भी मेरे डैड की जान बचाने के लिए शुक्रिया। फैंग कहता है कि मैं बस इतना चाहता हूँ कि जब तक मैं हॉस्पिटल में हूँ तुम मेरी देखभाल करो। तब शुई वैसा ही करती है और धीरे धीरे फैंग रिकवर हो जाता है। दूसरी वैन और टैंग आपस में मिल जाती हैं और कहती हैं कि ये सारी मुसीबत उसी शुई की वजह से हुई है। अगर वो बीच में ना आती तो आज हम इस हालत में नहीं होते। और वो एक प्लान बनाती है। शुई और उसकी फ्रेंड मसाज करवाने के लिए आती हैं। तब उसकी फ्रेंड कॉल अटेंड करने के लिए बाहर चली जाती है, जिससे वो लोग शुई को किडनैप करके ले जाते हैं। उसकी फ्रेंड फैंग को कॉल करके बोलती है कि टैंग और वैन शुई को अपने साथ ले गए हैं। ये मुसीबत तुम्हारी वजह से खड़ी हुई है, अब तुम इसे सॉल्व करो। तब फैंग अपने आदमियों को ऑर्डर देता है कि आसपास के सारे सीसीटीवी फुटेज निकालो, 5 टीमों में बढ़ जाओ, यहाँ के सारे होटल चेक करो। तभी शुई का कॉल उसकी फ्रेंड को आता है। वो कहती है कि मैं एकदम ठीक हूँ। वो बताती है कि मुझ पर ड्रग वाले रुमाल का यूज किया गया था। अच्छी बात तो ये थी कि मेरे पास एक इमरजेंसी लोकेटर था। समय पर ही अलर्ट मिल गया और उन्हें रोक दिया गया। तभी फैंग उससे कहता है कि चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। शुई कहती है कि इसकी जरूरत नहीं, मैंने जू को कॉल कर दिया है, वो मुझे लेने आ रहा होगा। फैंग कहता है कि वो आदमी इसके लायक नहीं है। तब उसकी फ्रेंड कहती है क्या तुम इसके लायक हो? जब एक्सीडेंट के बाद शुई का बच्चा नहीं बच पाया था तब तुम कहाँ थे? तब तो तुम उस मसाज करने वाली लड़की वैन के साथ थे। आज एक दिन किसी को ढूंढने निकल पड़े तो खुद को हीरो समझने लगे हो। तब फैंग को पहली बार पता चलता है कि शुई कभी प्रेग्नेंट थी। वो शुई से कहता है कि तुम्हारा मिसकैरेज हुआ था तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? शुई कहती है कि मैंने तुम्हें कई बार फोन किया था लेकिन तुमने उठाया ही नहीं। अगर उठा भी लेते तो क्या बदल जाता? बच्चा तो फिर भी नहीं बचता। उस समय मैं बस तुमसे थोड़ी तसल्ली चाहती थी। फिर वो उसे बच्चे की टॉम के पास ले आती है। फैंग कहता है कि अगर 5 साल पहले वो गलतफहमी ना हुई होती तो शायद हमारी जिंदगी कितनी अलग होती। मैं हमेशा अपनी फैमिली चाहता था, एक ऐसा घर जो सच में हमारा हो, लेकिन आखिर में सब कुछ बिखर गया और इसे बर्बाद करने वाला मैं खुद था। शुई उससे कहती है कि मैंने तुमसे बहुत प्यार किया था और उतनी नफरत भी की थी, लेकिन जब तुमने मेरे डैड की जान बचाई उसके बाद से ना तो मैं तुमसे प्यार करती हूँ और ना ही नफरत। इसके बाद फैंग वैन से कहता है कि उस दिन जो घड़ी तुमने फेंकी थी वो तुमने फेंकी थी या शुई ने फेंकी थी? वैन कहती है कि हाँ मैंने फेंकी थी। फैंग कहता है कि तुमने आखिर ऐसा क्यों किया? तुम लोगों को जितना मिलता है उतना ही और क्यों चाहिए होता है? तुम लोग कभी भी सेटिस्फाई क्यों नहीं होते? टैंग कहती है कि मैंने तुमसे कई झूठ बोले थे लेकिन हॉस्पिटल में मैंने जो तुम्हारी देखभाल की थी वो सच था। फैंग कहता है तो क्या मैंने तुम्हारा ऐसा नहीं चुकाया? हर इंसान को अपनी की कीमत चुकानी पड़ती है। फिर इसके बाद फैंग को एहसास होता है कि लोग फैमिली में आने के बाद उसे प्यार तभी मिला जब उसने बिजनेस बड़ा किया। जो प्यार मिला वो शर्तों पर मिला था। फिर वो शुई से मिलने आता है और उससे कहता है क्या तुम कॉफी लोगी? शुई कहती है कि नहीं मैं प्रेग्नेंट हूँ, तुम मुझसे क्या कहना चाहते हो? फैंग कहता है कि मैंने अपनी कंपनी बेच दी है और आधा पैसा तुम्हारे डैड को दे दिया है क्योंकि उन्होंने कभी लू फैमिली की हेल्प की थी। बाकी आधे पैसों से मैंने बच्चों के लिए एक फाउंडेशन बनाया है। मैं चाहता हूँ कि तुम उसे संभालो। मैं अब थक गया हूँ, बहुत लंबा सफर तय किया है मैंने, लेकिन अब समझ आया है कि मैं गलत रास्ते पर हमेशा भागता रहा। इसलिए मैं अफ्रीका जाकर बच्चों को पढ़ाना चाहता हूँ और खुद को थोड़ा समय देना चाहता हूँ। फिर इसके बाद शोई को बेबी हो जाता है जो उससे कहता है कि मुझे तुम्हें एक बात बतानी है। जब फैंग अफ्रीका में काम कर रहा था तभी बच्चे को बचाते हुए उसे गोली लग गई थी और उसकी डेथ हो गई। शोई कहती है कि अब वो हर दर्द और बोझ से आजाद हो चुका है और इसी के साथ ये ड्रामा भी यहीं खत्म हो जाता है।